प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हो हिंदी साहित्य कक्षा 12 पाठ 11 है गणानंद के सवैये। इससे पहले गणानंद के जो कवित थे उनका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम सवैयों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इस पद के संदर्भ की बात करें तो इस पद का संदर्भ इस प्रकार से होने वाला है बच्चों। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गणानंद द्वारा रचित है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में सवैया शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। इसमें कवि ने वियोग और मिलन यानी वियोग और संयोग की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियों की बात करें तो इसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार से रहनी चाहिए। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद कहते हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। यहाँ कह रहे हैं कि संयोग काल में, तब का यहाँ अर्थ है संयोग काल की दशा के बारे में। यहाँ गणानंद जी कह रहे हैं कि तब तो संयोग काल में मेरे ये नेत्र प्रिया के सौंदर्य दर्शन से तृप्त होकर ही जीवित रहते थे। छवि सौंदर्य पीवत यानी पीकर के जीवित रहते थे। यहाँ कह रहे हैं गणानंद कि संयोग काल के समय मेरे जो नेत्र हैं ये प्रिया के सौंदर्य दर्शन से, प्रिया का सौंदर्य पान करके ही तृप्त होकर जीवित रहते थे। अब सोचत लोचन जात जरे, और अब वियोग काल में, अब का अर्थ है यहाँ वियोग काल, और अब वियोग काल में विरह दुख से व्यथित होकर जल रहे हैं। सोचत लोचन, उन स्थितियों को सोच करके, उस पुरानी स्मृतियों को सोच करके, उस संयोग काल को सोच करके, लोचन जात जरे, जरे यानी होता है जल रहे हैं। यानी कहना ये चाहते हैं गणानंद कि अब वियोग काल में विरह दुख से व्यथित होकर जल रहे हैं मेरे ये नेत्र। यहाँ दोनों लाइनों का इस प्रकार से कह सकते हैं कि संयोग काल में मेरे ये नेत्र प्रिया के सुजान के सौंदर्य दर्शन से तृप्त होकर ही जीवित रहते थे, और अब वियोग काल में विरह के दुख से व्यथित होकर जल रहे हैं। आगे कहते हैं कवि गणानंद, हित तोष के तोष सु प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। यहाँ कहते हैं कि कहाँ तो मेरे इन प्राणों को आपके प्रेम का पोषण मिला। हित तोष के तोष सु प्राण मिले, यहाँ कह रहे हैं प्राण पले, पले का मतलब होता है एक तरह से पोषण मिलना। यहाँ कह रहे हैं कि कहाँ तो मेरे इन प्राणों को आपके प्रेम का पोषण मिला, और अब ये प्राण वियोग व्यथित होकर आपके प्रेम को पाने के लिए लालायित हैं। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हित तोष के तोष सुप्राण पले, कि कहाँ तो इन प्राणों को आपके सौंदर्य का, आपके प्रेम का पोषण मिला। हिततोष का मतलब होता है एक तरह से आपके प्रेम का पोषण मिलना। पले का मतलब ये पोषित होते थे, पलते थे। यहाँ कह रहे हैं कि कहाँ तो इन प्राणों को, अपने प्राणों के बारे में कह रहे हैं कि हे सुजान, कहाँ तो मेरे इन प्राणों को आपके प्रेम का पोषण मिलता था, आपके प्रेम से ये पोषित होते रहते थे, और अब वियोग की स्थिति में बिललात महादुख दोष भरे, और अब वियोग की स्थिति में ये प्राण हैं व्यथित होकर आपके प्रेम को पाने के लिए बिलबिला रहे हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं, और अनेक प्रकार के दुख दोष से युक्त हो रहे हैं। महादुख दोष भरे, अनेक प्रकार के दुखों से और दोषों से ये भरे हुए हैं, अर्थात युक्त हो रहे हैं। दोनों लाइनों का यूं हो सकता है, कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे इन प्राणों को संयोग काल के समय मेरे इन प्राणों को आपके प्रेम का पोषण मिलता रहा, आपके प्रेम के पोषण से ये पोषित होते रहे, और अब वियोग काल में ये प्राण व्यथित होकर के, वियोग की ज्वाला से व्यथित होकर के आपके प्रेम को पाने के लिए बिलबिला रहे हैं, लालायित हैं, व्याकुल हो रहे हैं, और अनेक प्रकार के दुख दोष से युक्त हो रहे हैं। आगे कहते हैं गणानंद मीत सुजान बिना। यहाँ कह रहे हैं गणानंद जी कि हे प्रिय सुजान, आपके बिना, गणानंद मीत सुजान, हे प्रिय सुजान, आपके बिना
सब ही सुख साज समाज टरे। यहाँ कह रहे हैं कि आपके बिना इस वियोग काल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे सारे सुख समाप्त हो गए हैं, मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है। यहाँ कहते हैं कि हे सुजान, इस वियोग काल में आपके बिना सब ही सुख, मेरे सारे सुख हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। साज समाज टरे, अर्थात सुख सुविधाएं हैं वो सभी समाप्त हो गई हैं। मुझे अब आपके बिना कुछ भी सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। टरे का मतलब है टलना, समाप्त होना, कि सारी सुख सुविधाएं, सारे भी जो सुख प्रदान करने वाले जो साधन थे, समाज था, वो सारा का सारा समाप्त हो गया। आपके बिना मुझे सुहाता नहीं है। आगे कहना चाह रहे हैं ज्ञानानंद जी कि तब हार पहाड़ से लागत है। तब संयोग काल के बारे में कह रहा है कि संयोग काल में तो हम दोनों के मतलब संयोग काल में तो गले में पड़ा हुआ हार था, वह भी पहाड़ के समान लगता था, अर्थात वह हमारे मिलन में बाधक बनता था। यहाँ कह रहे हैं ज्ञानानंद कि तब हार पहाड़ से लागत है, कि संयोग काल के समय तो गले में पड़ा हुआ जो हार था वह पहाड़ के समान लगता था, अर्थात मिलन में वह बाधक बनता था। अब वियोग काल के समय, अब आनी के बीच पहाड़ परे। अब इस वियोग काल में तो हम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं कि हमारे बीच में पहाड़ ही आ गए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अब आनी के पहाड़ पर, कि अब हमारे बीच में, वियोग काल के बारे में कह रहा है कि अब तो हमारे बीच में पहाड़ आ गए हैं, अर्थात हम एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं, अर्थात हमारे मिलन में अनेक बाधाएं और अवरोध आ गए हैं। यहाँ इस पूरी पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार से हो सकती है कि संयोग काल के समय में तो सुजान, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ हार मुझे पहाड़ जैसा लगता था, अर्थात हमारे मिलन में वह बाधक बनता था, और अब इस वियोग काल में हमारे बीच में पहाड़ आ गए हैं, अर्थात हम एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं, अर्थात हमारे मिलन में अनेक बाधाएं और अवरोध आ गए हैं। बात करें इसके विशेष की, तो इसका विशेष है वह इस प्रकार से रहेगा। विशेष की प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार से कह सकते हैं कि संयोग काल और वियोग काल की तुलना का मर्मस्पर्शी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। कवि की भाषा साहित्यिक ब्रज, लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। हार पहाड़ से लागत है में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, बात करें ज्ञानानंद के दूसरे सवैये की, तो इस सवैये का संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से होने वाला है। इसका जो संदर्भ है इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि ज्ञानानंद द्वारा रचित है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में सवैया शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रथम सवैया और दूसरे सवैये का संदर्भ एक ही है। प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग, ज्ञानानंद ने इस सवैया में अपने प्रिय सुजान को यह उपालंब, यह उलाना दिया है कि आपने मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ऐसा करके आपने उचित कार्य नहीं किया है। प्रारंभिक पंक्तियां बात करें व्याख्या की, तो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि ज्ञानानंद कहते हैं, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामधि सोधी सुधारी है लेख्यो। यहाँ कह रहे हैं पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, पन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, जामधि, जामधि का अर्थ होता है जिसमें, शोधि का मतलब होता है मधुर स्मृतियाँ, एक तरह से लेख्य यानी अवलेखन करना, अंकित करना, लिखना। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानानंद, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामधि जिसमें सोधी सुधारी है लेख्यो। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान, मैंने अपने हृदय को प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से युक्त कर रखा था। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, मैंने अपने हृदय को प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से, प्रेम को मंत्र, प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से युक्त कर रखा था। यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, कि मैंने अपने हृदय को, हे सुजान, मैंने अपने मन को, मैंने अपने हृदय को प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से युक्त कर रखा था। जामधि जिसमें सोधी सुधारी है लेख्यो, जिसमें तुम्हारी ही मधुर स्मृतियों का लेखन था। ये कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारी ही स्मृतियों का शोधन करके मैंने लेखन कर रखा था, तुम्हारे ही उज्जवल क्रियाकलापों का, तुम्हारी मधुर स्मृतियों का उसमें लेखन था, और साथ ही और उसमें
ताही के और तुम्हारे ही, ताही मतलब उसी के, उसी यानी यहाँ सुजान के लिए आया है। ताही के चारु चरित्र विचित्र ने यों पची के रची राखी विशेख्यो, विशेख्यो का मतलब विशेष। यहाँ कह रहे हैं विचित्र ने यानी अद्भुत, विचित्र, चरित्र का मतलब उसके चरित्र की गाथा है, चारु यानी सुंदर। यहाँ कह रहे हैं गणानंद, और तुम्हारे ही चरित्र की उज्जवल जो गाथाएं हैं, यहाँ कहना चाहते हैं कि ताही के चारों चरित्र और उसके ही, उस सुजान के ही सुंदर चरित्र, मतलब मधुर पवित्र चरित्र है, मधुर वो चरित्र है, चरित्र को अंकित करके तुम्हारी यादों के मधुर चित्रों से सुसज्जित कर रखा था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ताही के चारों चरित्र विचित्र ने यूं पची के रची राखी विशेख्यो, रची राखियों का मतलब है सजा कर रखना, सुसज्जित रखना, विशेख्यो है ना विशेष रूप से। यह कहना चाहते हैं कि ताही के चारों चरित्र और उसी सुजान के पवित्र चरित्र को, उसी के चरित्र की अनेक गतिविधियों को, उसी के चरित्र की पवित्र क्रियाकलापों को मैंने अपने मन में सजा कर रखा हुआ था, विशेष रूप से सजा कर रखा हुआ था। यहाँ दोनों पंक्तियों का इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मधुसूद सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्र ने यूं पची के रची राख्यो विशेख्यो। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान, मैंने अपने हृदय में प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से युक्त कर रखा था, और इसमें ही तुम्हारी मधुर स्मृतियों को, तुम्हारे उज्जवल क्रियाकलापों और चरित्र को अंकित करके, तुम्हारे उज्जवल जो क्रियाकलापों और चरित्र को अंकित करके तुम्हारी मधुर स्मृतियों को मधुर चित्रों से सुसज्जित कर रखा था, विशेष चित्रों से, विशेष रूप से तुम्हारे ही उज्जवल चरित्र को इसमें मैंने मेरे हृदय में अंकित कर रखा था, उसका लेखन कर रखा था। यहाँ आगे कह रहे हैं कि ऐसो हियो हित पत्तर पवित्र जू आन कथा न कहू अवरेख्यो। यहाँ गणानंद कहते हैं कि मेरा यह हृदय रूपी प्रेम पत्र ऐसा था, ऐसो हियो हित पत्तर पवित्र जू, मेरा हृदय रूपी जो प्रेम पत्र है, मेरा हृदय रूपी जो प्रेम पत्र था वह इतना पवित्र था, पवित्र जो ऐसा पवित्र था कि आन कथा न कौरे क्यों, कि किसी अन्य की कथा यहाँ रंज, किसी अन्य की कथा का यहाँ रंच मात्र भी लेखन नहीं था। मेरा जो हृदय रूपी जो प्रेम पत्र था वह इतना पवित्र था कि इसमें अन्य किसी की कथा का रंच मात्र भी लेखन नहीं था। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि इसमें सर्वत्र तुम, अर्थात प्रिय सुजान, तुम ही अंकित थी, किसी अन्य की कोई बात इसमें रंच मात्र भी न थी। यहाँ कहना चाह रहे हैं आगे, सो गणानंद जान अजान लो। यहाँ गणानंद कहते हैं कि मुझे, है सुजान, मुझे सिर्फ इतनी शिकायत है, मुझे इस बात की वेदना है कि मेरा हृदय रूपी प्रेम पत्र तुम्हारे ही चरित्र से अंकित था, फिर भी तुमने अनजान की भांति, सो गणानंद जानकर भी, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारी छवि अंकित थी, फिर भी तुमने अनजान की भांति, अनजान बन करके टूक क्यों पर बाँची ने देखो, बिना पड़े ही फाड़ कर और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुमने मेरे हृदय के प्रेम को जाने बिना ही उसे तोड़ दिया, इसी बात का मुझे आपसे शिकायत है। गणानंद ये कहना चाहते हैं कि इसी बात की मुझे आपसे शिकायत है कि मेरे हृदय के प्रेम को जाने बिना अनजान की भांति तुमने मेरे पवित्र हृदय रूपी प्रेम को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे फाड़कर फेंक दिया, बिना समझे मेरे प्रेम को ही। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुमने अनजान की भांति उसे मेरे प्रेम रूपी, मेरे हृदय रूपी पवित्र प्रेम के पत्र को, पवित्र प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही फाड़कर और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात तुमने मेरे हृदय के प्रेम को जाने बिना ही उसे तोड़ दिया, इसी बात का मुझे दुख है, इसी बात की मुझे आपसे शिकायत है। बात करें बच्चों इस सवेय के विशेष की, तो इस सवेय का विशेष है वह इस प्रकार से रहेगा। प्रिय सुजान की निष्ठुरता का मर्म स्पर्शी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। कवि की भाषा साहित्यिक ब्रज लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। जान अजान लो में विरोधाभास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ जान जान एको यहाँ सभंग विरोधाभास अलंकार है, सभंग यमक अलंकार है, और विरोधाभास यहाँ इसलिए है कि जानकर भी अनजान कैसे बन सकता है, जान अजान,
जानकर भी अनजान कैसे बन सकता है, इस कारण विरोधाभास अलंकार है। सवैया छंद और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ 11 गणानंद के सवैया कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार से जो पद्य भाग था, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो पद्य भाग था, उसके सारे पाठ कंप्लीट हो गए हैं। जो भी पाठ जटिलताएं लिए हुए थे उनके वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ संदर्भ, प्रसंग और विशेष कैसे लिखा जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और साथ ही किसी भी कवि या किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे ढंग से कैसे दिया जा सकता है, इसकी ट्रिक का वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।